स्पर्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राहुल शर्मा। और जैसा कि आपको विदित है, अपन पिछली क्लास में भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत कुछ अधिनियमों के बारे में हमने बात करी थी। तो इसी कड़ी में आज अपन जो है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पढ़ाई करने जा रहे हैं। 1919 का मॉन्टेग्यू सुधार अधिनियम। आप लोगों ने मेरी पिछली क्लासेस को देखा होगा, जिसमें मैंने संवैधानिक विकास के बहुत सारे अधिनियम जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद में 1784 का एक्ट, उसके बाद में 1813 का एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, उसके बाद में 1909 का अधिनियम, ये सारे अधिनियम मैंने आपको पढ़ाए थे। अगर आपको ये अधिनियम अच्छे लगे हों तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आप जितना इसको लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना ही हमारा मोटिवेशन अप होगा और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस, लगातार वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो आगे हम बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे 1919 के अधिनियम की। 1919 का जो अधिनियम है, 1919 का अधिनियम, के अधिनियम को कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू उस समय कौन है और चेम्सफोर्ड, देखो दो वर्ड है, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। तो मॉन्टेग्यू उस समय कौन है? भारत सचिव, भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड उस समय कौन है? तत्कालीन वायसराय, वायसराय। तो मॉन्टेग्यू तो उस समय कौन है? भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड कौन है? वायसराय। अब देखो, लगातार भारत में मांग उठी थी कि भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की शुरुआत की जाए। उत्तरदायी शासन व्यवस्था का मतलब है जवाबदेही शासन व्यवस्था। प्रशासन जो भी सरकार कार्य कर रही है, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कार्य कर रही है भारत में, उन सबके प्रति उत्तरदायित्व हो, यानी कि वो भारत की जनता के प्रति जवाबदेह हो। इसकी मांग लगातार भारत के लोग कर रहे थे। तो इस मांग को पूरा करने के लिए भारत सचिव उस समय कौन थे? मॉन्टेग्यू। तो मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक घोषणा करी और इस घोषणा को कहते हैं मॉन्टेग्यू की घोषणा। मॉन्टेग्यू की घोषणा। अब सवाल यह है कि साहब मॉन्टेग्यू की घोषणा कब हुई? तो मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी विद्यार्थियों 20 अगस्त 1917 को। मॉन्टेग्यू की घोषणा कब हुई? 20 अगस्त 1917 को। इस मॉन्टेग्यू की घोषणा के द्वारा यह कहा गया कि हम भारत में आंशिक उत्तरदायी, आंशिक उत्तरदायी, आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करेंगे। आंशिक उत्तरदायी, क्योंकि देखो पूर्ण उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना तो यहां संभव नहीं है। इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि भारत गुलाम है अंग्रेजों का, तो इसलिए यहां पर जो शासन व्यवस्था स्थापित की जा सकती थी वो आंशिक उत्तरदायी, यानी कि कुछ विषय ऐसे होंगे जिनके ऊपर जो है हमें उत्तरदायित्व सौंपा जाएगा, यानी जिनके प्रति ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के लोगों के प्रति जवाबदेही होगी, उनके प्रति उत्तरदायी होगी। बाकी कुछ विषय ऐसे होंगे जो आरक्षित विषयों में रखे जाएंगे, जिन पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने आधार पर, श्रम के आधार पर ही निर्णय लेगी। तो यहाँ पर एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि भारत में आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करने हेतु जो उस समय के भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में 1917 में घोषणा करी और इस घोषणा को कहते हैं मॉन्टेग्यू की घोषणा। मॉन्टेग्यू की घोषणा कब हुई प्यारे विद्यार्थियों? 20 अगस्त 1917 को। और इस घोषणा के द्वारा भारत में आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। क्या हुआ इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत यहां पर कई कार्य हुए। सबसे पहला कार्य क्या हुआ? प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना। इसके अंतर्गत हमने क्या किया? प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? दो भागों में। प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटा गया। तो कौन कौन से भाग हैं? दो भागों में बांटा गया। पहला जो भाग है उसे कहते हैं आरक्षित विषय। आरक्षित विषय। आरक्षित विषयों में उन विषयों को शामिल किया गया जिनमें
प्रांतों में कौन बैठेगा? गवर्नर, और केंद्र में कौन है? गवर्नर जनरल। तो प्रांतों में जो गवर्नर है, जिसमें गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से निर्णय लेता था, यानी कि आरक्षित विषय ऐसे विषय होते थे जिनमें गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से निर्णय लेता था। ये परिषद प्रांतों में विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी, ये ध्यान रखना है, उत्तरदायी नहीं होती थी। यानी कि आरक्षित विषयों में ऐसे विषयों को शामिल किया गया जिनमें गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से निर्णय लेता था और ये परिषद विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी, ये ध्यान रखना। दूसरे जो विषय थे वो थे हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय के अंतर्गत ऐसे विषय शामिल थे जिनमें गवर्नर मंत्रियों की सहायता से निर्णय लेता था और ये मंत्री विधान परिषद के प्रति जवाबदेह थे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हस्तांतरित विषयों पर तो उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया, लेकिन आरक्षित विषयों पर कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया। कहने का मतलब यह है कि आरक्षित विषयों में कौन कौन से विषय हैं? जैसे तो आरक्षित विषयों के अंदर सबसे पहला है राजस्व। राजस्व से मतलब यहां भू राजस्व से है, भू राजस्व, सैन्य, कानून व्यवस्था, खनिज संसाधन, ये सारे विषय, उद्योग, ये कौन से विषयों के अंतर्गत रखे गए? आरक्षित विषयों के अंतर्गत। यानी कि जो भी महत्वपूर्ण विषय थे जिनमें उत्तरदायित्व हम मांग रहे थे, उनमें उत्तरदायित्व ना देके हमें ऐसे विषय दिए गए जो आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व के नहीं है। यानी कि उन विषयों को, ये भी कार्य भारतीयों को बुद्धू बनाने के लिए किया गया कि भाई हम इन विषयों में, हस्तांतरित विषयों में कौन कौन से, जैसे शिक्षा है, चिकित्सा है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, परिवहन है, तो ऐसी सेवाएं जिनमें डायरेक्ट अंग्रेजों को कोई लाभ नहीं है, वो तो रखे गए हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत, इनमें उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया। लेकिन जो आरक्षित विषय थे तो उनमें भारतीयों के प्रति कोई उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया। आरक्षित का मतलब है रिजर्व सब्जेक्ट्स, यानी कि ऐसे विषय जिन पर गवर्नर अपनी परिषद की सहायता से निर्णय लेगा और ये परिषद विधान परिषद के प्रति, जो प्रांतों में विधान परिषद है उसके प्रति जवाबदेह नहीं है, यानी कि उसके प्रति उत्तरदायी नहीं है। दूसरे विषय हस्तांतरित विषय है। हस्तांतरित विषयों में जो गवर्नर है वो मंत्रियों की सहायता से निर्णय लेगा और ये मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो इससे हमें क्या जो है मेन बात निकल के आई, वो निकल के यह है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या है ये कि इसमें प्रांतीय विषयों को हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो आरक्षित विषय हो गए और दूसरे कौन से हो गए? हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय वो हो गए जो रिजर्व है, यानी कि जिनमें गवर्नर परिषद की सहायता से निर्णय लेगा और ये परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ध्यान रखना। कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत हैं? भू राजस्व, सैन्य विभाग, कानून विभाग, संसाधन विभाग, खनिज संसाधन, उद्योग, ये सारे विषय किसके अंतर्गत आ जाएंगे? आरक्षित विषयों के अंतर्गत। दूसरे प्रकार के विषय हस्तांतरित विषय हैं जिनमें उत्तरदायित्व को निर्धारित किया गया, यानी कि ऐसे विषय हैं जिनमें गवर्नर अपने मंत्रियों की सहायता से निर्णय लेता था और ये मंत्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। यानी कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो वो है 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम को दूसरे नाम से भी जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। मॉन्टेग्यू उस समय कौन है? भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड उस समय कौन है? भारत के वायसराय। अब इसमें दूसरा कार्य क्या हुआ? दूसरा कार्य नंबर दूसरा क्या हो? देखो 1853 के चार्टर एक्ट में हमने एक बात पढ़ी थी कि संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल का गठन किया जाएगा। ये 1853 के चार्टर एक्ट में हमने पढ़ा था कि संपूर्ण भारत के लिए किसका गठन किया जाएगा? एक केंद्रीय विधानमंडल का, केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना का प्रावधान जो है वो कौन से एक्ट में किया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट में केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना का प्रावधान, स्थापना का प्रावधान। ये तो केंद्रीय विधानमंडल तो वहां बन गया। अब सवाल यह है कि यहां पर क्या हुआ? तो 1919 के अधिनियम में इस केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया। द्वि का मतलब है दो,
सदनात्मक का मतलब सदन, यानी कि इसके कितने सदन बनाए गए केंद्रीय विधानमंडल के? 2। पहले वाले सदन का नाम है विधानसभा, पहले का नाम क्या है? विधानसभा। और दूसरा जो इसका सदन है उसका नाम था राज्य परिषद, राज्य परिषद। तो प्यारे विद्यार्थियों, केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना कौन से एक्ट के द्वारा हुई? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और आगे एक्ट कौन सा है? 1919 के अधिनियम में इस केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया, यानी कि इसके 2 सदन बनाए गए। एक सदन का नाम क्या है? विधानसभा, और दूसरे का नाम क्या है? राज्य परिषद। आगे चल करके विधानसभा का रूपांतरण लोकसभा के रूप में हुआ और राज्य परिषद का रूपांतरण किसके रूप में? राज्यसभा के रूप में, राज्यसभा। तो राज्य परिषद किसके रूप में रूपांतरित हुई? राज्यसभा के रूप में। और विधानसभा का रूपांतरण किसके रूप में हुआ? लोकसभा के रूप में। तो ये ध्यान रखना, जो वर्तमान में अपन लोकसभा राज्यसभा पढ़ रहे हैं, ये 1919 के एक्ट के द्वारा बनाए गए 2 विधानमंडल के 2 सदन हैं। जो उस समय उसका नाम क्या था 1919 के एक्ट में? विधानसभा, जिसका रूपांतरण आज के टाइम में किसके रूप में हुआ है? लोकसभा के रूप में। और 1919 के एक्ट के द्वारा जो दूसरा द्विसदनात्मक जो दूसरा सदन है उसका नाम क्या है? राज्य परिषद। और राज्य परिषद का रूपांतरण किसके रूप में हुआ? राज्यसभा के रूप में। तो अगर आपसे कह दे कि केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक किस एक्ट के द्वारा बनाया गया, तो वो कौन सा एक्ट हो जाएगा? 1919 का एक्ट। तीसरा कार्य क्या हुआ कि शिक्षा व संपत्ति के आधार पर, शिक्षा व संपत्ति के आधार पर निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हुई, यानी कि नागरिकों को निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया, भाग लेने का अधिकार दिया गया, भाग लेने का अधिकार दिया गया। क्या मतलब है इसका? शिक्षा व संपत्ति के आधार पर, यानी कि जिन नागरिकों की आय 10,000 रुपए से अधिक है, वार्षिक आय, जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय कितने से अधिक है? 10,000 या उससे अधिक है, तो ऐसे व्यक्तियों को मतदान में भाग लेने का अवसर दिया गया। तो ये ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ पर प्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत होती है। लेकिन ये मतदान सबके लिए नहीं है, ये केवल किन नागरिकों के लिए है? जिनकी वार्षिक आय कितने हजार रुपए से अधिक होनी चाहिए? 10,000 रुपए से अधिक होनी चाहिए। तो ऐसे नागरिकों को शिक्षा में संपत्ति के आधार पर निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। अब सवाल यह आता है, क्या यहाँ पर महिलाओं को भी निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया है? तो यस, 1919 के एक्ट के द्वारा महिलाओं को पहली बार निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। लेकिन शर्त वही है कि उनकी वार्षिक आय कितने हजार से अधिक होनी चाहिए? 10,000 रुपए से अधिक होनी चाहिए। तो ये हमारा। अब इसके अलावा चौथा एक्ट क्या, चौथा कार्य क्या हुआ? तो चौथा कार्य क्या है? वैसे तो देखिए, सिविल सेवकों के लिए जो एक भर्ती परीक्षा आयोजन करने की बात कही गई थी, वो सबसे पहले जो कही गई थी वो 1833 के एक्ट में कही गई थी, है ना? मैंने पढ़ाया था आपको। 1833 के एक्ट में सबसे पहले क्या बात कही गई थी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर, कि सिविल सेवकों की जो भर्ती है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करने वाले जो सिविल सेवक हैं, उनकी भर्ती के लिए पहले तो क्या था, भाई भतीजावाद के द्वारा डायरेक्ट एंट्री होती थी। लेकिन भारत के लोगों ने मांग करी कि भाई यहाँ पर अगर अधिकारियों की नियुक्ति करनी है तो इन अधिकारियों की नियुक्ति फेयर तरीके से की जाए, एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाए। तो इसके लिए जो है सबसे पहली बार इस बारे में बात कहाँ की गई थी? 1833 के चार्टर एक्ट में की गई थी। लेकिन मैंने आपको बताया था उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण ये प्रावधान लागू नहीं हो पाया। उसके बाद में 20 साल बाद में जो एक्ट आया 1853 का चार्टर एक्ट, तो 1853 के चार्टर एक्ट में भारतीयों की इस मांग को स्वीकार किया गया कि भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा और इस भर्ती परीक्षा के आयोजन में भारतीयों को भी समान रूप से भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिए हमेशा कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक भर्ती परीक्षा और उस भर्ती परीक्षा में भारतीयों के भाग लेने का जो अवसर है, ये कौन से एक्ट के द्वारा दिया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यहाँ पर क्या है कि इस भर्ती परीक्षा को भारत में ही आयोजित करवाना है। ये चूंकि पहले परीक्षा ब्रिटेन में आयोजित होती थी, अब इस भर्ती परीक्षा को भारत में आयोजित करवाना है, तो इसके लिए कोई आयोग बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम कौन लेगा? तो आयोग। हाँ, तीसरे पॉइंट में मैंने बताया था आपको कि शिक्षा व संपत्ति के आधार पर नागरिकों को निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। शिक्षा व संपत्ति का मतलब क्या है
कि वो नागरिक जिनकी वार्षिक आय 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो ऐसे व्यक्तियों को निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। लेकिन यहां पर एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि महिलाओं को भी, किनको, महिलाओं को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। लेकिन ये महिलाएं कौन है कि जिनकी वार्षिक आय 10,000 रुपए से अधिक हो, यानी जिनकी वार्षिक आय कितने से अधिक हो, 10,000 रुपए से अधिक हो, ऐसे महिलाओं को भी निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सिविल सेवकों की भर्ती हेतु एक भर्ती परीक्षा, यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट में यह बात कही गई थी कि भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं वो सिविल सेवक हैं एक्चुअल में, उनकी भर्ती के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन यह प्रावधान लागू इसलिए नहीं हो पाया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया था। इस विरोध के कारण यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो पाया। लेकिन अगले एक्ट में, यानी कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था, उस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि भाई भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इसमें भारतीयों को भी भाग लेने का अवसर दिया जाएगा, यानी कि इस भर्ती परीक्षा में भारतीय भी भाग ले सकेंगे। अब इस एक्ट में क्या हुआ, 1919 के अधिनियम में, अब भारत में चूंकि इस परीक्षा का आयोजन होना है सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, तो इसके लिए एक संघ लोक सेवा आयोग, तो भारत में सिविल सेवकों की भर्ती हेतु एक संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान, स्थापना का क्या किया गया, प्रावधान। और इसके तहत 1926 में दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना की गई। तो यूपीएससी की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत, 1919 के एक्ट के द्वारा, कहां पर, दिल्ली में। और ये जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये एक भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा और इस भर्ती परीक्षा के आयोजन के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती की जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन जो है इसमें किया जाएगा। नंबर 5 बात क्या थी कि प्रांतों के बजट को, यानी कि जो केंद्र का बजट है, केंद्र व प्रांतों के बजट को पृथक किया गया, प्रांतों के बजट को पृथक किया गया। भाई पृथक तो जब करेंगे जब प्रांत अपना बजट बनाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रांतों को अपना खुद का बजट बनाने की स्वायत्ता दी गई, यानी कि प्रांतों को स्वायत्ता दी गई कि वो अपने खुद के बजट का निर्माण कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि केंद्र और प्रांतों के बजट को क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया और प्रांतों को ये शक्ति दी गई कि वो अपने बजट का निर्माण स्वयं करें। छठी बात में क्या है, देखो यहां पर मैंने आपको बताया था 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था को मुसलमानों के लिए शुरू किया गया, यानी मुसलमानों को यह अधिकार दिया गया कि वो सांप्रदायिक आधार पर अपनी निर्वाचन प्रणाली का विकास करें। और इस सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के अंतर्गत जो सीटें थी वो मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्व कर दी गई। तो इसका मतलब उम्मीदवार जो खड़ा होगा वो भी मुस्लिम होगा और उसको वोट देने वाले जो मतदाता होंगे वो भी मुसलमान ही होंगे। इसे कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन। और इस सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक मैंने आपको बताया था वायसराय मिंटो है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन है, वायसराय मिंटो। तो वायसराय मिंटो ने ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जो है शुभारंभ किया था। अब यहाँ पर एक चीज हमें देखनी है कि इस 1919 के एक्ट में सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए इसमें किस चीज को शामिल किया गया, इसमें एंग्लो इंडियन या जिन्हें कहते हैं आंग्ल भारतीयों को, आंग्ल भारतीयों, सिखों को, आंग्ल भारतीयों को, भारतीय ईसाइयों को, व यूरोपियों को इसमें शामिल किया गया। यानी कि इस एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का क्या किया गया, विस्तार किया गया। और इस सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो पहले केवल मुसलमानों के लिए थी, अब इसमें आंग्ल भारतीयों को भी, एंग्लो इंडियंस को भी, सिखों को भी, भारतीय ईसाइयों को भी और यूरोपियों को भी शामिल कर लिया गया। यानी कि हम कह सकते हैं
कि 1919 के एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। क्या किया गया? विस्तार किया गया। तो यह हमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट इसमें क्या है? अगला पॉइंट इसमें क्या होगा? 1919 के एक्ट में नेक्स्ट 1919 का एक्ट 1919 का एक्ट के नेक्स्ट प्रावधान क्या होगा? देखिए अब आगे। बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के एक्ट को बिना सूरज वाला सवेरा कहा है। बिना सूरज वाला सवेरा कहा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि बाल गंगाधर तिलक ने 1919 के एक्ट को क्या कहा है? बिना सूरज वाला सवेरा, यानी कि सवेरा तो हो गया लेकिन सूरज निकला ही नहीं। इसका मतलब सवेरा होने का फायदा क्या हुआ जब सूरज ही नहीं है? तो इसका मतलब जो प्रावधान है ये वास्तव में प्रावधान दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन ये भारत के किसी काम के नहीं है। वास्तव में इनसे जो एक्चुअल बेनिफिट भारतीय जनता को होना चाहिए वो कहीं भी नहीं हो रहा है। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, एक्ट तो 1919 का है लेकिन इसके प्रावधान कब से लागू हुए? तो इसके प्रावधान लागू हुए 1 अप्रैल 1921 से। ध्यान रखना बच्चों, 1919 के अधिनियम के प्रावधान कब से लागू हुए? 1 अप्रैल 1921 से ये प्रावधान लागू हुए। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब इसमें एक बात और कही गई कि ये जो हम एक्ट लागू कर रहे हैं, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना कर रहे हैं, तो ये कितनी प्रभावी होती है, इसके क्या दूरगामी परिणाम होते हैं, क्या इससे निकलेगा, क्या फायदा मिलेगा हमें इससे? तो इसके ऊपर जो है इसकी 10 साल में इसकी समीक्षा करने के लिए एक रॉयल कमीशन लाया जाएगा। क्या लाया जाएगा? रॉयल कमीशन। और आप देखो बच्चों 1927 में जो साइमन कमीशन भारत आया था वो वास्तव में इसी की परिणति थी। यानी कि 1919 ये आना तो चाहिए था, वैसे 1929 में आना चाहिए था लेकिन ये कमीशन 2 साल पहले ही भारत आ गया। 1927 में ये कमीशन भारत आया था, साइमन कमीशन। और आपने देखा होगा जब ये साइमन कमीशन भारत आया, चूंकि इस कमीशन के सभी सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेज होने के कारण भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई भारत में संवैधानिक सुधार करने के लिए कमीशन आ रहा है, समीक्षा करने के लिए कमीशन आ रहा है, लेकिन इसके सारे सदस्य कौन है? ब्रिटिश लोग हैं। लेकिन हम चाहते थे कि इसके सारे सदस्य भारतीय हों, लेकिन दुर्भाग्य से इसके सारे सदस्य क्या थे? अंग्रेज। इसलिए इस कमीशन को भारत में नाम दिया गया व्हाइट कमीशन। क्या नाम दिया गया? व्हाइट कमीशन। व्हाइट कमीशन मतलब सारे गोरे लोग हैं इसमें, भाई ये तो व्हाइट कमीशन है। और इस व्हाइट कमीशन का भारतीय लोगों ने विरोध किया और इसके भारत आने पर 3 फरवरी 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। और साइमन कमीशन भारत आया तो इसके विरोध में जो है जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, लोगों ने काले झंडे दिखाए और साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए। तो ये हमें खास रूप से ध्यान रखना है कि ये जो साइमन कमीशन है ये एक्चुअल में किस लिए आया था? 1919 का जो एक्ट है, इस एक्ट की 10 साल बाद में समीक्षा करने के उद्देश्य से भारत में आया था। लेकिन ये साइमन कमीशन जो है ये पूर्णतः असफल रहा। असफल का मतलब जिस उद्देश्य के लिए भारत में आया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और भारतीयों के विरोध के कारण इससे बिना अपना मकसद हल किए ही भारत से वापस जाना पड़ा। तो ये सारी चीजें हमने कौन से एक्ट में पढ़ी? 1919 के अधिनियम में। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार अपन दोबारा से देख लेते हैं कि 1919 के एक्ट में कौन कौन से प्रावधान थे। देखिए, सबसे पहले भारत के लोग भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की लगातार मांग कर रहे थे। इस उत्तरदायी शासन व्यवस्था की मांग के कारण जो उस समय तत्कालीन जो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू भारत के जो है लोगों के हितैषी और इसलिए उन्होंने ब्रिटिश संसद में घोषणा करी कि भारत में आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। इसे कहते हैं मॉन्टेग्यू की घोषणा। अब ये मॉन्टेग्यू की घोषणा ब्रिटिश संसद में हो गई, तो हमें यह ध्यान रखना है कि मॉन्टेग्यू की ब्रिटिश घोषणा कब हुई थी, यानी कि जो है मॉन्टेग्यू की घोषणा कब हुई थी। तो मैंने बताया आपको कब हुई थी, 20 अगस्त 1917 को। कहाँ हुई थी? ब्रिटिश संसद में।
किसने करी थी? तत्कालीन भारत सचिव मोंटेग्यू ने। उद्देश्य क्या था? कि भारत में आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करना। अब ये कैसे करें? आंशिक उत्तरदायी का मतलब यानी कि या तो केंद्र में लागू करें या प्रांतों में लागू करें। तो इस एक्ट के द्वारा प्रांतों में जो है सबसे पहले द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। और प्रांतों में जब द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रांतीय विषयों को जैसा कि मैंने आपको बताया 2 भागों में बांटा गया। एक विषय थे आरक्षित विषय। आरक्षित विषयों में जो गवर्नर था वो अपनी परिषद की सहायता से निर्णय लेता था, और ये जो परिषद थी ये विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। अब इसमें कौन कौन से जो है विषय थे? इसमें भू राजस्व विषय है, वित्त विषय है, इसमें जो है खनिज संसाधन है, उद्योग है, कानून व्यवस्था है। तो ये सारी किसके अंतर्गत थे? आरक्षित विषय। दूसरे प्रकार के विषय थे हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों पर भी निर्णय गवर्नर ही लेता था, लेकिन गवर्नर निर्णय लेता था मंत्रियों की सहायता से, और ये जो मंत्री थे ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। ये किसके प्रति उत्तरदायी थे? विधान परिषद के प्रति। यानी कि इनमें ऐसे विषय रखे गए जो ज्यादा महत्व के नहीं है, यानी कि इनमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व यानी कि उत्तरदायित्व दिया गया। भारतीयों की बात को भी जो है प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये हमें ध्यान रखना, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना इसके द्वारा हुई। और मैंने आपको बताया प्रांतीय विधान परिषद जो है केंद्र में जो केंद्रीय विधानमंडल है जिसकी स्थापना 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा हुई थी, और इस अधिनियम के द्वारा उसको द्विसदनात्मक बनाया गया। यानी कि केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया, यानी इसके 2 सदन बनाए गए। तो एक सदन का नाम क्या है? विधानसभा। एक सदन का नाम क्या है? विधानसभा। और दूसरे सदन का नाम है राज्य परिषद। तो विधानसभा का रूपांतरण आगे चलकर लोकसभा के रूप में, और राज्य परिषद का रूपांतरण आगे चलकर राज्यसभा के रूप में होगा। तो दूसरी बात प्यारे विद्यार्थियों ये ध्यान में रखनी है हमें। तीसरी बात मैंने आपको बताया कि जो है आर्थिक और संपन्नता के आधार पर जो है निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। यानी कि नागरिकों को निर्वाचन का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन वो आर्थिक आधार पर दिया गया। आर्थिक आधार पर और शिक्षा के आधार पर, संपन्नता के आधार पर। यानी कि जिन नागरिकों की वार्षिक आय 10,000 रुपए से अधिक है, कितने हजार रुपए से अधिक है? 10,000 रुपए से अधिक है, उनको ही निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा महिलाओं को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि महिलाओं को भी इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। चौथी बात मैंने आपको क्या बताई कि सिविल सेवकों की भर्ती के लिए, क्योंकि जो एक भर्ती परीक्षा है, जो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए जो भर्ती परीक्षा होती है उसको भारत में ही आयोजित करना था। तो उसके आयोजन के लिए एक आयोग का निर्माण, एक संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण का प्रावधान भी इस एक्ट में किया गया। 1919 के अधिनियम के तहत ये एक्ट जो है पारित हुआ, और 1926 में दिल्ली में एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना इस एक्ट के द्वारा की गई थी। अगला मैंने आपको बताया कि केंद्रीय बजट को प्रांतों के बजट से अलग किया गया और प्रांतीय विधान परिषदों को अपना स्वयं का बजट बनाने का अधिकार दिया गया कि प्रांत जो है वो अपने स्वयं का बजट बना सकते हैं जो केंद्र के बजट से बिल्कुल अलग होगा। और आप वर्तमान में भी ये व्यवस्था देख रहे हो कि अब केंद्र का बजट अलग है और राज्यों का बजट अलग है। केंद्र सरकार अपना अलग बजट बनाती है और राज्य सरकार अपना अलग बजट बनाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इस एक्ट के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए इसमें प्रावधान था कि 10 साल के बाद में हम इन जो सुधार हमने किए हैं इसकी हम समीक्षा करेंगे। तो इस समीक्षा के लिए एक रॉयल कमीशन का गठन किया जाएगा 10 साल के बाद में। और भारत आने वाले 1927 में भारत आने वाले साइमन कमीशन इसी एक्ट की परिणति था, जिसके अंतर्गत 10 साल के बाद में जो है इस एक्ट की समीक्षा के लिए जो एक आयोग भारत आया उस आयोग का नाम था साइमन कमीशन। और इसमें मैंने आपको एक चीज और बताई है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जो 1909 के एक्ट में मुसलमानों से शुरू हुई थी, अब इस सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए इसमें एंग्लो इंडियंस को, भारतीय ईसाइयों को, यूरोपियनों को, इन सबको, सिखों को, इन सबको भी इसमें शामिल किया गया। तो जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि अधिनियम बिना सूरज वाला सवेरा है, अर्थात इस अधिनियम के जो प्रावधान है ये दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन ये वास्तव में भारत के किसी काम के नहीं है। तो इन प्रावधानों को बिना सूरज वाला सवेरा किसने कहा है प्यारे विद्यार्थियों? तो वो कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। अब हम आगे जो अगला अधिनियम पढ़ेंगे वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम बच्चों? 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम कौन सा है। (1935) का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम
अधिनियम। देखो प्यारे बच्चों, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम है। पहली बात सबसे महत्वपूर्ण है, और दूसरी बात भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की दिशा में ये अधिनियम एक मील का पत्थर साबित हुआ, ये भी हमें याद रखना है। तीसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि भारत की आजादी तक, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक भारत की शासन व्यवस्था को जिस अधिनियम के द्वारा चलाया गया, उस अधिनियम को कहते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये हमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अगर हम 1935 के अधिनियम को अगर समझ लेते हैं, क्योंकि इसमें 321 आर्टिकल्स थे। कितने आर्टिकल्स थे? 321। और इन 321 आर्टिकल्स में से 250 आर्टिकल्स उठा करके सीधे भारत के संविधान में शामिल किए गए। तो हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान का 60% से भी ज्यादा हिस्सा हमने कहां से लिया है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। अगर इसी सवाल को दूसरी तरह से घुमा के पूछा जाए कि भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है, तो वो सर्वाधिक प्रभाव कौन से अधिनियम का है प्यारे विद्यार्थियों? 1935 के भारत शासन अधिनियम का है। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में कौन कौन सी विशेषताएं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है कि भारत में